नमस्कार दोस्तों। आज हम दो स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे, दो स्टॉक रिव्यूज करेंगे एक तरह से। तो दो कंपनीज हैं यहाँ पे मेंशन किए हैं मैंने, गारवारे हाईटेक फिल्म्स और वेस्यूवियस इंडिया लिमिटेड। ये दोनों कंपनीज को मैंने इसलिए शॉर्टलिस्ट किया क्योंकि पिछले क्वार्टर में इनमें एफआईआईज के स्टेक्स काफ़ी अच्छी तरह से बढ़े। एक तरह से एफआईआई बाइंग इन दोनों कंपनीज में काफ़ी अच्छी हुई है पिछले एक क्वार्टर में, इसलिए मैंने इन दोनों स्टॉक्स को एनालिसिस करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। राइट। तो गारवारे के नंबर्स पहले मैं दिखा देता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ गारवारे का। तो पिछले सितंबर 2024 में द एफआईआई स्टेक्स वे 1.56%। इन दिसंबर 2024 द एफआईआई स्टेक इज 2.7% ऑलमोस्ट। राइट। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके देख रहा हूँ कि एफआईआई कौन से है, तो मुझे कोई डिटेल दिख नहीं रहा है एफआईआई का। इसका ये मतलब हो सकता है कि जो भी एफआईआई है वो इतने रिनाउंड एफआईआई नहीं है, जिसकी वजह से इनका नाम यहाँ पे पॉपअप नहीं हुआ है। और दूसरा ये भी होता है कि कभी कभी ये जो प्रमोटर्स होते हैं वो शेल कंपनीज के थ्रू अपने कंपनीज में एक तरह से स्टेक्स बढ़ाते हैं और एफआईआई का ठप्पा लगा देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि घरवारे में ऐसा कुछ हुआ है, बट बहुत सारे प्रमोटर्स शेल कंपनीज के थ्रू ऑपरेट करके अपने कंपनीज में एक तरह से इन्वेस्ट करते हैं एज एफआईआई। राइट। डीआईआई के स्टेक इस कंपनी में भी काफ़ी कम है, 4.33% के डीआईआई स्टेक है दिसंबर 2024 क्वार्टर के। और कोई ऐसा कोई प्रख्यात और अच्छा कोई म्यूचुअल फंड भी नहीं है। क्वांट म्यूचुअल फंड है इसमें, एलआईसी म्यूचुअल फंड है, यूनियन स्मॉल कैप फंड है। तो नॉर्मली ये कंपनी का अगर आप इंस्टीट्यूशनल स्टेक देखोगे तो इट्स लेस देन 15%। नॉर्मली आई लुक एट कंपनीज, स्पेशली स्मॉल कैप कंपनीज विच हैव एन इंस्टीट्यूशनल स्टेक ऑफ लेस देन 15%, क्योंकि थोड़ा अंडर डिस्कवर्ड या अनडिस्कवर्ड स्टॉक होता है। अगर इंस्टीट्यूशनल स्टेक 20%, 25%, 40% रहा तो इसका मतलब पूरा मार्केट एक तरह से स्टॉक के अंदर बैठा है और पी बहुत हाई होता है ऐसे स्टॉक्स का। राइट। इस कंपनी का अगर आप पब्लिक शेयर होल्डिंग देखो तो इसमें मुझे एक एस इन्वेस्टर दिखे, आशीष गचोलिया। इनके स्टेक्स कुछ 2.89% थे जून 2024 के क्वार्टर में, बट उसके बाद कुछ दिख नहीं रहा है। तो या तो फिर उन्होंने अपने स्टेक्स बेच दिए होंगे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होंगे उनके स्टेक्स। राइट। सो दिस वाज द शेयर होल्डिंग पैटर्न फॉर गारवारे हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड। वेस्यूवियस का भी देख लेते हैं। वेस्यूवियस का एफआईआई स्टेक सितंबर में 2.34% था, अब 4.06% है। राइट। एफआईआई ड्रॉप डाउन में मुझे कुछ दिखा नहीं है यहाँ पे। राइट। मैं एक बार ड्रॉप डाउन फिर से कर देता हूँ, नहीं दिखा मुझे। बट यहाँ पे डीआईएस भर भर के एक तरह से घुसे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे निप्पॉन म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी के 3-4 फंड्स हैं यहाँ पे, एचडीएफसी ट्रस्टी, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, टाटा मिड कैप म्यूचुअल फंड है। तो काफ़ी भारी मात्रा में डीआईआईज ने इसके अंदर अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं। तो डीआईआई स्टेक्स 20.66% है। तो अगर क्यूमुलेटिव एफआईआई प्लस डीआईआई में देखूँ तो 25% का इंस्टीट्यूशनल स्टेक है। सो दिस इज समथिंग विच आई really do not like. I would really want to invest in small cap companies which have lower institutional stakes because PE जो होता है या फिर valuations जो होता है ऐसे कंपनीज का काफ़ी कम होता है। राइट। सो तो ये दो कंपनीज के या फिर वेस्यूवियस का ये शेयर होल्डिंग पैटर्न था। दोनों के चार्ट्स देख लेते हैं एक बार। राइट। गारवारे का चार्ट काफ़ी सॉलिड चार्ट दिखता है, पिछले एक साल का डिटेल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। काफ़ी फंडामेंटली ये कंपनी बहुत कंसोलिडेटेड तरीके से एक तरह से इसका जो स्टॉक प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है। फिर मार्च में एक तरह से पिकअप हुआ, फिर 40% का ड्रॉप हुआ और पिछले ऑलमोस्ट 3 हफ्तों से काफ़ी कंसोलिडेटेड तरीके से ये स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है। राइट। आज जो है वो एक मेजर गैप डाउन हुआ क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की, टैरिफ्स की बात की, 26% टैरिफ्स जो इंडियन कंपनीज के ऊपर लगाने वाले या इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ें उन पर लगाने की बात की है। तो यहाँ पे एक मेजर गैप डाउन हुआ क्योंकि गारवारे टेक जो है 77% ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ दिस कंपनी कम फ्रॉम एक्सपोर्ट। सो इट्स एन एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी। 55% ऑफ द रेवेन्यू दैट दिस कंपनी गेट्स कम्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। 3 साल पहले द नंबर वॉज 22%, करंटली इट्स 55%। बट मुझे फिर भी इतना कुछ ऐसा इनकन्वीनियंस नहीं दे रहा है ये जो भी टैरिफ का जो भी एक तरह से वॉर हो रहा है या फिर टैरिफ्स जो लग रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी 90 कंट्रीज में स्प्रेड आउट है। तो 90 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। इट्स ओनली 3 years back that they increased the stakes in the United States, increased their exports to the United States from like 22% to 55%, right? तो 90 कंट्रीज में एक तरह से ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है अपना माल। तो दिस फेयरली स्टेबल कंपनी। राइट। फंडामेंटली मुझे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखी गारवारे हाईटेक फिल्म्स। राइट। ये चार्ट है वेस्यूवियस इंडिया का। वेस्यूवियस इंडिया में एक सीरियस टाइम करेक्शन हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे पिछले 12 महीनों में 10 महीने में स्टॉक प्राइस जो है वो काफ़ी साइडवेज मूव किया है।
फिर उसके बाद एक डाउन ट्रेंड आया, करीबन 40% से करेक्ट हुआ है, और फिर एक एक अप ट्रेंड आपको दिख रहा है यहाँ पे पिछले 2-3 हफ्तों में, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो दैट इज देयर। तो न्यूज़ फ्लो क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, कंपनीज को भी समझेंगे क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्या प्रोडक्ट्स नहीं बनाते। बट दिस डज नॉट लुक एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी फंडामेंटली, बट न्यूज़ फ्लो इसके पक्ष में है। तो टेलविंड्स जो है इस कंपनी के पक्ष में है। गारवारे में जो न्यूज़ फ्लो है वो हेडविंड है बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स एंड एवरीथिंग, दैट्स व्हाई द स्टॉक क्रैश बाय लाइक 7% टुडे। तो बात करते हैं कंपनीज की। इफ यू लुक एट गारवारे टेक, विल डू अ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ गारवारे टेक राइट नाउ। तो कंपनी बनाती क्या है वो समझते हैं सबसे पहले, राइट। तो कंपनी इज अ मैन्युफैक्चर, गारवारे हाईटेक फिल्म्स इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलिएस्टर फिल्म्स। तो यहाँ पे जो मैंने पिक्चर्स लगाए हैं ऊपर, राइट, ये पॉलिएस्टर फिल्म्स है जो पैकेजिंग में इस्तेमाल होते हैं, राइट। तो पॉलिस्टर फिल्म्स, श्रिंक फिल्म्स भी कहा जाता है इनको, कि पैकेजिंग में काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है, राइट। दूसरे कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स जो कंपनी के हैं वो है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स। तो कार्स जब लोग खरीदते हैं तो वो नहीं चाहते कि उस पर डेंट पड़े या फिर स्क्रैच पड़े, तो स्क्रैच नहीं पड़ने के लिए ये एक तरह से प्लास्टिक के फिल्म्स लगाए जाते हैं। तो इफ यू लुक एट दी कॉस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज समवेयर इन द रेंज ऑफ अराउंड 50,000 टू लाइक 2.5 lakhs। आपको अमेजोन पे भी मिल जाते हैं पीपीएफ्स, राइट, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स। और एक तरह से ये कार्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और लाइफ साइकिल भी करीबन 5 से 10 साल की होती है इन फिल्म्स की, राइट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ये बनाती है कंपनी, ये है सोलर विंडो फिल्म्स। तो अगर आप ऑफिस में बैठते हो तो ये फिल्म्स लगाए जाते हैं, क्योंकि बहुत धूप आती है, स्पेशली अभी के महीनों में बहुत ज़्यादा धूप आती है। तो ये फिल्म्स एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं जो अंदर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अंदर लोग काम करते हैं। तो प्रिडोमिनेंटली ये कंपनी जो है पॉलिस्टर फिल्म्स बनाती है। एंड जो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखाए वो प्रोडक्ट्स बना के 77% एक तरह से इस कंपनी के एक्सपोर्ट्स है, राइट। कुछ नंबर्स देख लेते हैं अभी। तो इफ़ यू लुक एट द कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ फॉर द लास्ट 10 years, पिछले 10 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 7% है, इंक्रीज होकर 12% बना पिछले 5 साल का, 3 साल का 19% है, एंड फॉर द लास्ट 1 year इट्स 27%। तो अगर आप देखोगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रहा है साल दर साल, राइट, विच इज़ अ गुड थिंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में, राइट। नॉर्मली हमारा कट ऑफ होता है पिछले एक साल का जो सेल्स ग्रोथ है 15% मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे 27% है, विच इज अ डिसेंट थिंग दैट दिस कंपनी इज बीन डिलीवरिंग, राइट। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इस कंपनी का 65% है, इसका ईपीएस ग्रोथ भी 65% है। तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और ईपीएस ग्रोथ जरूरी नहीं है कि सेम हो, बट अगर जब सेम होते हैं तो इसका मतलब कंपनी ने इक्विटी डाइल्यूट नहीं की है। तो इस कंपनी का हिस्ट्री जो है इक्विटी डाइल्यूशन का वो बहुत सॉलिड है, मतलब कंपनी ने पिछले 10 साल में कभी इक्विटी डाइल्यूट नहीं की है। तो जो उनके करंट शेयर होल्डर्स है, कभी उनका जो वैल्यू है कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में या स्टेक्स में वो कभी कम नहीं हुआ है, राइट। सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट द कंपनी। 65% कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, पैट ग्रोथ है, सिमिलरली ईपीएस ग्रोथ भी 65% है। नॉर्मली वी आर लुकिंग एट ईपीएस ग्रोथ ऑफ अ मिनिमम ऑफ 25%। तो अगर आपको 10-12% का रिटर्न चाहिए मार्केट से तो आप इंडेक्स फंड में पैसे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगले एक साल में इंडियन मार्केट्स जो है डिलीवर करेंगे 10-12%, चाहे कोई भी वॉलिटिलिटी हो, कोई भी ट्रेड वॉर चल रहा हो। 10-12% is expected out of the Indian markets, or at least from the large caps if you invest in the large caps. But if you're looking at returns of around 25% or more, then you need to specifically look at companies which have a predictability of an EPS growth of 25%. तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि आपको बॉटम अप थरो काइंड ऑफ एनालिसिस करके ढूंढने पड़ते हैं ऐसे कंपनीज जिनमें प्रिडिक्टेबिलिटी है 25% EPS ग्रोथ की। पैट ग्रोथ की नहीं बात कर रहा हूँ, EPS ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, EPS ग्रोथ देने की। दैट इज वेयर यू विल मेक दैट एक्स्ट्रा 12-13%। But you're happy if you're happy with 10%, 12%, then you can, you know, buy the index, buy the Nifty index, and you can easily make 10-12%. That's not a problem at all. But if you're looking at 20-25% growth from your portfolio for the next couple of years, then एक bottom up approach होना चाहिए portfolio बनाने के लिए, right? तो ये कंपनी जो है, ये इसका पैट ग्रोथ 65% है और EPS ग्रोथ भी इस कंपनी का 65% है, right? इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी इतने कुछ हैंडसम नंबर्स नहीं दिख रहे। तो नॉर्मली ROE, ROC या लॉन्ग टर्म मेट्रिक्स, तो नॉर्मली मैं 5 साल का ROC देखता हूँ। तो अगर 5 साल का ROC 12% है, इसका मतलब कंपनी के मैनेजमेंट ने अगर 100 रुपये अपने बिजनेस में लगाए हैं तो उनको 12% का रिटर्न या 12 रुपये का रिटर्न साल दर साल मिला है पिछले 5 सालों में, विच इज़ फेयरली एवरेज। व्हाट इज़ अ ग्रेट ROC? 25% इज अ ग्रेट ROC. What is a decent ROC? 20% is a decent ROC. तो 12% is an average ROC, right? Return on equity 9% है। Return on equity is nothing but अगर किसी इन्वेस्टर ने 100 रुपये इस बिजनेस में लगा है तो consistency of returns for the last 5 years has been 9%, right? तो
ये तो मुझे बिलो एवरेज लगा, बट कहीं ना कहीं एक ऑप्टिकल प्ले भी है यहाँ पे। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज व्हाट? रिटर्न ऑन इक्विटी इज नथिंग बट पैट और नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, राइट? तो नेट इनकम तो इस कंपनी का अच्छा है, उस पर मैं डिस्कस करूंगा, बट शेयर होल्डर्स इक्विटी अगर आप देखोगे, इट इज नथिंग बट इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स। तो शेयर होल्डर इक्विटी अगर आपको कैलकुलेट करना है, राइट, तो जो 2229 दिख रहा है, इट इज नथिंग बट 2206 प्लस 23। तो अगर आप रिजर्व्स देखो इस कंपनी के बहुत ज़्यादा है, तो रिजर्व्स अगर कंपनी के बहुत ज़्यादा है तो इसका कहीं ना कहीं ये मतलब भी हो सकता है कि कंपनी अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट नहीं कर रही है। तो ये कंपनी अपने बिजनेस में इतना री इन्वेस्ट नहीं कर रही है। इफ यू लुक एट द री इन्वेस्टमेंट रेट फॉर द लास्ट 3 years, it's in single digits. So if you look at the reinvestment rate for the last 3 years, it's 4%, 1%, 7%. तो इसका पिछले 10 साल का reinvestment rate 88% है, which is average, क्योंकि अगर आप एक small cap company हो जिसका market capitalization करीबन 4,000 करोड़ का है, you expect the reinvestment rate to be at least 150, 200. There are companies which have a reinvestment rate of more than 300%. तो अगर पिछले 3 साल का अगर इस कंपनी का reinvestment rate सिंगल डिजिट में आ रहा है, तो इस कंपनी ने अपने पास जो कैश अक्रूवल्स है, जो कैपिटल है, उसको फिर से अपने बिजनेस में नहीं लगाया है, राइट? बट इस कंपनी का जब आप केपेक्स देख रहे हो, जब आप मैनेजमेंट के कॉन कॉल्स पढ़ रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि पिछले 1 साल में इस कंपनी ने करीबन 200 करोड़ का केपेक्स किया है। बट वो 200 करोड़ का केपेक्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कहीं दिख नहीं रहा है, राइट? सो इफ यू लुक एट द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ओवर ईयर, ये 2 करोड़, 11 करोड़, 10 करोड़ दिख रहा है, राइट? सो नेट फिक्स्ड एसेट भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट दिख रहा है, बट मैनेजमेंट कह रहा है कि करीबन 118 करोड़ का केपेक्स लगाया है उन्होंने, जो फायर करना शुरू करेगा सितंबर 2025 में, और करीबन 130 करोड़ का केपेक्स जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करने के लिए लगाया है, वो करीबन फायर करना शुरू करेगा 18 मंथ्स में। तो अगर मैनेजमेंट जो कह रहा है, जो सही कह रहा है, ऑब्वियसली सही कह रहा होगा, अगर इन दो केपेक्स को फैक्टर किया जाए तो अगले 2 साल में इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% तक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। 18 to 20% तक ROE ROC हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वंस दी केपेक्स स्टार्ट्स फायरिंग, राइट? एक अच्छी चीज़ कंपनी में दिखी, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इफ यू सी इन द लास्ट 10 years हैज़ मोर देन काइंड ऑफ डबल्ड। 2.5x से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका गया है, 7% से 17% गया, और ये नॉन सिक्लिकल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, राइट? इसमें कोई सिक्लिकलिटी नहीं है, ये कोई एक कमोडिटाइज्ड प्लेयर नहीं है। पहले एक ये कमोडिटाइज्ड प्लेयर था, तो सिक्लिकलिटी क्यों नहीं है, उसके 3 से 4 कारण है। पहले ये कंपनी एक कमोडिटाइज्ड कंपनी थी जो पॉलिएस्टर फिल्म्स ही बनाती थी सिर्फ, राइट? पर पॉलिएस्टर फिल्म्स तो हर कोई बना सकता है, राइट? उसका कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा था। देन दिस कंपनी मूव टूवर्ड्स पेन प्रोटेक्शन फिल्म्स एंड सोलर विंडो फिल्म्स, जो मैंने आपको फोटोज दिखाए। It moved towards paint protection films and solar window films, which are value added products. तो जब आप value added products बनाते हो तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, आपका margin expansion होता है, right? This is one thing. Second thing, this is a vertically integrated सेटअप, राइट? तो रॉ मटेरियल्स भी ये लोग ही मैन्युफैक्चर करते हैं और फिनिश गुड्स भी ये लोग ही मैन्युफैक्चर। फॉर एग्जांपल, आप टेक्सटाइल कंपनीज हो, आप होम टेक्सटाइल्स बनाते हो या फिर कपड़े बनाते हो, if you have to back integrate, then you become a spinner as well. तो आप spinner बनते हो, then you get a larger pie out of your business, right? तो इसके operating profit margins expand हुए because it is a vertically integrated player. तो अगर समझो ट्रम्प साहब इस पे टैरिफ लगा भी देते हैं, तो ओवरनाइट बैक एंड इंटीग्रेटेड पेन प्रोटेक्शन फिल्म्स बनाना या फिर सोलर विंडो फिल्म्स बनाना इतना आसान नहीं है। यूएस बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और वो काफ़ी महंगे में बेचते हैं। बट ये कंपनी के पास एक कॉस्ट एडवांटेज होता है, क्योंकि ये बैक एंड इंटीग्रेट करके एक चिप्स भी बनाती है, और चिप्स इस्तेमाल करके अपने फिल्म्स बनाती है। चिप्स इज नथिंग बट द रॉ मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड टू मेक दीज फिल्म्स, राइट? तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखी इस कंपनी में कि दिस वाज प्रिडोमिनेंटली अ B2B प्लेयर, जो इंडस्ट्रियल्स को बेचते थे अपने प्लास्टिक या फिर जो भी अपने फिल्म्स थे। बट इन द लास्ट 10 years, स्पेशली आफ्टर 2018, ये कंपनी एक B2C कंपनी बनी। तो अगर आप कार खरीदते हो और आपको लगता है कि आपकी कार को डेंट हो जाएगा, स्क्रैच हो जाएगा, देन यू कैन गो टू वन ऑफ द स्टूडियोज ऑफ दिस कंपनी एंड यू कैन पुट दैट PPF, द पेन प्रोटेक्शन फिल्म ऑन द कार। एंड इनके स्टूडियोज होते हैं, काफ़ी मात्रा में स्टूडियोज होते हैं, इनकी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया में स्ट्रॉन्ग है, इंटरनेशनली भी, ग्लोबली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट? इनका ये इंडस्ट्रियल बिजनेस करीबन 30% है, एंड B2C बिजनेस इज अराउंड 70%, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इज अराउंड 88% दैट द कंपनी सेल्स, एक्सपोर्ट्स इज अराउंड 77%, राइट? और एक बेसिक सा थ्रेट जो है कंपनी को, इट इज़ द रॉ मटीरियल विच इज़ क्रूड। एक्चुअली क्रूड प्राइजेस पिछले 2 साल से तो काफ़ी $60 to $70 पर बैरल के बीच
रेंज में थे। आगे आगे भी 1-2 साल में जिस तरह से चीज़ें लग रही है, जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस को एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की है, और ट्रम का जो ड्रिल बेबी ड्रिल है, वो जो जब पिक्चर में आएगा तो कमोडिटी प्राइसेस स्पेशली ऑन द क्रूड साइड वुड बी समवेयर इन द रेंज ऑफ अराउंड $70 to $80 इफ नॉट मोर, और $60 to $70 इफ नॉट मोर। तो अगले 2 साल की प्रिडिक्टेबिलिटी 25% ग्रोथ की अभी तक तो ठीक ठाक लग रही है, राइट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी सही है इस कंपनी के। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के 12% से ज़्यादा है या 10% से ज़्यादा है। नॉर्मली 10% से नेट प्रॉफिटेबिलिटी होना एक बहुत बड़ी बात है। तो इस कंपनी का इंटरेस्ट, अगर आप लाइन देखें, इंटरेस्ट लाइन आइटम देखें, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो कंपनी के पास ना लॉन्ग टर्म डेट है ना शॉर्ट टर्म डेट है। डेप्रिसिएशन कुछ थोड़ा बहुत है। फिक्स्ड एसेट टोटल एसेट करीबन 53% है, तो थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव तो रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बट लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट, वर्किंग कैपिटल डेट, कोई डेट नहीं है इस कंपनी पे, जीरो डेट है। बैलेंस शीट पे मैं दिखा दूंगा, राइट। इक्विटी डाइल्यूशन इस कंपनी में नहीं की है, राइट। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भर भर के इस कंपनी है। 477 करोड़ का फ्री कैश फ्लो इस कंपनी का, राइट। तो पिछले क्वार्टर्स के अगर मैं रिजल्ट्स नहीं बात करूं तो ठीक होगा, क्योंकि थोड़ा सीजनल बिजनेस है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ हाउ द क्वार्टर, द प्रीवियस क्वार्टर, द Q3 वाज, राइट। इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, बट दैट इज समथिंग विच वी कैन एट्रीब्यूट टू द सीजनैलिटी, राइट। जैसे मैंने बताया, इसका डेट इज जीरो, राइट। लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट भी जीरो है। तो डेट टू इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये काफ़ी सही है इस कंपनी का। थोड़ा इन्वेंट्री साइड पे प्रेशर है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी इस कंपनी का जो है, इट्स नॉट द बेस्ट, राइट। सो इट्स 5.7 राइट नाउ। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 5 years 7 years बैक इट वॉज 10.5। तो इन्वेंट्री इतना माल टर्नओवर नहीं हो रहा है जितना पेस से होना चाहिए। बट अदर देन दैट आई डिड नॉट सी एनी ग्लेयरिंग रेड फ्लैग इन दी बैलेंस शीट, और फॉर दैट इंस्टेंस द P&L एज वेल। तो CFO to EBITDA 0.8 है, मतलब जिस किसी को भी कंपनी अपना माल बेच रही है उससे पैसा बहुत आसानी से निकाल पा रही है, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी टू कैश फ्लो रेशियो काफ़ी सेफ है, काफ़ी सही है। B2C कंपनी है तो पैसे आ जाते हैं, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है, इट वेंट अप बाय ऑलमोस्ट 211% इन द लास्ट 1 year। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, स्टॉक प्राइस वेंट अप बाय 211%, बट अर्निंग्स जो है, EPS ग्रोथ है वो 165% या फिर 65% से अर्निंग्स ग्रोथ आया। सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ P टू द इंक्रीज इन द स्टॉक प्राइस इज अराउंड 46%। तो जब स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, इट इज एट्रीब्यूटेबल टू 2 things। वन इज द EPS ग्रोथ की अर्निंग्स कितने बड़े हैं, एंड सेकंड इज द P एक्सपेंशन, लिक्विडिटी कितनी आई मार्केट में, कितने लोगों ने पैसा लगाया, मार्केट ने पैसा लगाया इस कंपनी में, नहीं लगाया, राइट। तो मार्केट ने इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया, तो भले इस कंपनी का जो इंस्टीट्यूशनल स्टेक 15% से कम है, बट इसमें भारी मात्रा में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, इंस्टीट्यूशंस नहीं। तो अगर जो छोटे प्रमोटर्स हैं, या फिर छोटे प्रमोटर्स कह रहा हूँ, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स ने, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस कंपनी में पैसा लगाया। सो द स्टॉक प्राइस हैज गॉन अप बिकॉज not solely because of PE expansion or re-rating, but I think re-rating or PE expansion has a decent kind of attributable component to it, right? तो इस कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि अगले FY26 में दे विल डू रेवेन्यूज ऑफ अराउंड 2500 CR। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा कैलकुलेशन किया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने नेट प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने करीबन 15% का कहा है, बट मैंने जो करंट नेट प्रॉफिट मार्जिन है वही अज्यूम किया है, तो इट्स 12%, राइट। पैट कम्स टू 300 विच इज 12% मल्टीप्लाइड बाय 2500, राइट। पी जो है इस कंपनी का थोड़ा ज़्यादा है, 30+ का पी है इस कंपनी का, बट मैंने पिछले 10 साल का मीडियन पी यूज़ किया है यहाँ पे। इफ़ यू लुक एट द पी राइट नाउ, इट्स 29, बट आई हैव यूज्ड द मीडियन पी ऑफ 16, राइट। क्योंकि बेंचमार्क मैं समझता हूँ कि पिछले 10 साल का पी ले सकते हैं हम, राइट। तो मीडियन पी जो है 16 है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कम्स टू 4800। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नथिंग बट पैट मल्टीप्लाई बाय पी। करंट मार्केट कैप इस कंपनी का करीबन 3900 करोड़ का है। सो द इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 25%। तो अगले 15 महीनों में वी कैन सी अ 25% increase in the stock price as well. So the EPS growth, if it's increasing by 25%, then somewhere the stock price also increases by 25%, right? So this was a brief about कारवारे हाईटेक फिल्म्स। अब हम वेस्यूवियस इंडिया को देख लेते हैं। तो वेस्यूवियस इंडिया जो है, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज एक्चुअली, एंड ये कंपनी जो है ये रिफ्रैक्टरीज बनाती है। तो स्टील मेकिंग में जब आप देखोगे यहाँ पे, तो रिफ्रैक्टरीज होते हैं, राइट। तो स्टील जब बनता है तो
स्टील में आप आयरन ओर लेते हो, बिलेट्स लेते हो आयरन ओर के, एंड यू पुट कोकिंग कोल ओवर देयर, और उसको गर्म किया जाता है। तो यू नीड द इंटरनल ऑफ योर आर्क फर्नेस और फर्नेस टू बी, you know, withstand the temperature of that mixture, right? तो रिफ्रैक्ट्रीज जो होते हैं वो अंदर लगाए जाते हैं, राइट, एंड मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से बने होते हैं ये रिफ्रैक्ट्रीज। तो ये कंपनी जो है रिफ्रैक्ट्रीज मैन्युफैक्चर करती है, करीबन 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है इस कंपनी के इंडिया में, और रिफ्रैक्ट्रीज की सर्विसिंग भी करती है, राइट। तो इस कंपनी का अगर आप पिछले 1 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो आपको इस कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा सिक्लिकलिटी दिखेगी। तो 11% फॉर द लास्ट 10 years, देन इट इंक्रीज टू 16%, देन इट इंक्रीज टू 21%, एंड देन इट वेंट डाउन बाय 17%, राइट। तो इसमें काफ़ी सिक्लिकलिटी दिखती है बिकॉज द एंड यूज़र इंडस्ट्री ओवर ईयर, तो ये जो भी बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में, जैसे इसका एक्सपोर्ट कंपोनेंट सिर्फ 7% है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को ही बेचती है कंपनी, ये JSW स्टील, निप्पॉन, टाटा स्टील, राइट। सो ये जो एंड इंडस्ट्री है, स्टील मेकिंग इंडस्ट्री है, ये काफ़ी सिक्लिकल इंडस्ट्री है। तो जो भी एंसिलरी इंडस्ट्रीज होते हैं स्टील इंडस्ट्री को जुड़े हुए, जो भी छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो इनको सप्लाई करते हैं, वो भी एक तरह से इनके बिजनेस साइकिल के मुताबिक ही अट्यून करते हैं अपने आप को। तो दिस इज सिक्लिकल काइंड ऑफ अ कंपनी है, सिक्लिकल इंडस्ट्री, राइट। तो वो सेल्स डेटा में काफ़ी क्लियर कट दिख के आता है। इफ यू लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स एज वेल, दे आर फेयरली सिक्लिकल, राइट। तो अगर आप देखो यहाँ पे, इट वॉज 18% टू स्टार्ट विद, एंड देन इट केम टू 16%, 10%, एंड देन अगेन इट इज एट 19%। सो इट्स अ फेयरली सिक्लिकल कंपनी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिक्लिकल है। ROE ROC एवरेज है 18% है पिछले 5 साल का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 14% है। तो नॉर्मली सिक्लिकल कंपनीज में एवरेज ROE ROC ही मिलते हैं। तो ROE ROC इज नथिंग बट द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक ऑफ अ कंपनी। तो लॉन्ग टर्म में कितना पैसा बनता है, तो अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इस कंपनी में रहता है तो वो कितना एक्सपेक्ट कर सकता है रिटर्न, कहीं ना कहीं वो ROC ROE बताते हैं, राइट। इस कंपनी का CFO to EBITDA जो है 0.8 से नीचे है। तो इफ यू लुक एट द CFO to EBITDA, it's 0.6. That means the company does not have enough bargaining power with its end customers. तो माल तो निकाल देती है कंपनी, प्रॉफिटेबिलिटी भी बुक कर देती है, बट कैश फ्लोज निकालना या कैश कलेक्ट करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम होता है इस कंपनी में। तो CFO to EBITDA is 0.6%। इट्स अ फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी, 773 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। पिछले 3 साल का जो री इन्वेस्टमेंट रेट है वो करीबन वो इतना कुछ इंप्रेसिव नहीं लग रहा है। पिछले 10 साल का भी री इन्वेस्टमेंट रेट कुछ 39-40% का है। पिछले 3 साल का री इन्वेस्टमेंट रेट जो है ऑन एन एवरेज डबल डिजिट, लोअर डबल डिजिट्स का एक तरह से री इन्वेस्टमेंट रेट लग रहा है, राइट। ये कंपनी भी पिछले कंपनी जैसे इक्विटी डाइल्यूट नहीं करती है। इफ यू लुक एट द इक्विटी shareholding of the company, or if you look at the equity dilution history of the company, it's fairly constant। तो ये जो लाइन है नंबर ऑफ शेयर्स की या टोटल शेयर्स की, आपको काफ़ी कांस्टेंट दिखेंगी। लाइक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट इस कंपनी में भी कुछ नहीं है, राइट। इफ यू लुक एट द लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट ऑफ दिस कंपनी, इट्स फेयरली इन कंट्रोल, राइट। जीरो ही है या ज़्यादा नहीं है इसका। इफ यू लुक एट द लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट ऑफ दिस कंपनी, राइट, काफ़ी कंट्रोल में है, राइट। इसका नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर इज नॉट एट द बेस्ट ऑफ इट्स नंबर्स। इफ यू लुक एट इट्स 5 ओवर ईयर, जबकि यहाँ पे नेट फिक्स्ड एसेट करीबन 7.9 रह चुका है। इसका इन्वेंट्री टर्नओवर भी काफ़ी ठुका हुआ है एक तरह से। 6 का इन्वेंट्री टर्नओवर, नॉर्मली इट हैज बीन 8.5 और 7.7 इन द पास्ट, राइट। तो नेट फिक्स्ड एसेट इज नथिंग बट योर एबिलिटी टू, इट टेल्स यू हाउ एफिशिएंटली यू आर यूजिंग योर फिक्स्ड एसेट्स। तो नॉर्मली एसेट टर्नओवर रेशियो होता है, बट एसेट तो फिर बहुत भी हो जाता है ना, इन्वेस्टमेंट्स भी एसेट में आता है, राइट। बहुत सारी चीज़ें एसेट में आती है, कैश भी एसेट्स में आ जाता है। सो नॉर्मली वी टेक नेट फिक्स्ड एसेट। तो नेट फिक्स्ड एसेट, जो फिक्स्ड एसेट्स से आप माल बना रहे हो, उसका क्या एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी इज नॉट ग्रेट राइट नाउ। इन्वेंट्री टर्नओवर भी इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है फिलहाल कंपनी का। तो पिछले 5 साल में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा केपेक्स हो गया था, स्टील कंपनीज ने काफ़ी ज़्यादा केपेक्स किया था, बिकॉज देयर वाज, जो भी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पुश दिया था तो उसकी वजह से स्टील की डिमांड बहुत बड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा था, इंडिया में ही हो रहा था, डोमेस्टिकली कंजम्पशन हो रहा था। तो जिसकी वजह से बहुत सारे जो टॉप 3-4 कंपनीज है स्टील के, उन्होंने भारी मात्रा में केपेक्स किया, राइट। एक जो थ्रेट, जो एक लूमिंग थ्रेट था, वो ऑलवेज एक चाइना, जो कितना स्टील प्रोड्यूस करता है और कितना कंज्यूम करता है उस पर हर वक्त नज़र होती है। वही एक तरह से इंटरनेशनल ग्लोबल प्राइसेस डिसाइड करते हैं स्टील के। तो अगर चाइना प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा कर रहा है और कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो पिछले 5 साल में चाइनीज़ इकोनॉमी इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, तो कंज्यूम नहीं कर पा रही थी, तो जो भी स्टील प्रोड्यूस कर रही थी चाइनीज़ कंपनीज, वो डंप कर रहे थे इंडिया में, राइट। तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया था पिछले साल एक्चुअली। तो पिछले 9 सालों में सबसे ज़्यादा डंपिंग जो हुई थी पिछले साल हुई थी, FY 24 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर गवर्नमेंट ने करीबन 12% के
ड्यूटीज़ लगाया है चाइनीज़ इंपोर्ट्स के ऊपर, तो थोड़ा डंपिंग कम हुई है। और चाइना ने फिर अपनी इकोनॉमी को 5% से ज़्यादा ग्रो करने का एक तरह से ठान लिया है। तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है चाइना में, अब कंजम्पशन वही होगा। तो इंडिया में जो कैपेसिटीज है स्टील के वो बढ़ेंगे इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। तो जो न्यूज़ फ्लो है, इट इज़ अ बिग टेल विंड फॉर दिस इंडस्ट्री। द एंड यूजर इंडस्ट्री जो है, जो स्टील इंडस्ट्री है, वो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करने वाला है अगले 4 से 5 सालों में। ड्यूटीज़ वगैरह लगाए गए हैं और टैरिफ्स वगैरह भी लगाए जाएंगे एज थिंग्स गो अहेड, राइट। तो दीज आर ऑल गुड थिंग्स फॉर द कंपनी और गुड न्यूज़ फॉर द कंपनी। अगर आप पिछले 1 साल का डेटा देखो, द स्टॉक प्राइस वेंट अप बाय 29% and the EPS growth went up by 24%. So the contribution of P to the increase in the stock price is just 5%. So whatever appreciation the stock price saw in the last 1 year, it is mostly earnings driven and not, P expansion driven, right? So these are the two companies that FIAs have invested in the last 1 quarter. एक कंपनी जो कारवारे है वो काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और वेस्यूविस इंडिया न्यूज़ फ्लो इज द बिगेस्ट टेलविंड फॉर दिस कंपनी। और जो एंड यूजर इंडस्ट्री में जो डिमांड दिखेगी, दैट इज समथिंग विच आई थिंक दिस कंपनी कुड कैप्चर, is in a position to capture right now, right? So these are two companies. Hope you like the analysis. If you have, please like and share this video. And this is not a stock recommendation, guys. These are not stock recommendations, guys. Please do your own research.